सभी साथियों को जय भारत जय संविधान। थोड़ा सा नेटवर्क कमी की वजह से थोड़ा लेट हो गया हूँ। कुछ विशेष मुद्दों पे मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ साथियों। अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा, सुबह गाज़ियाबाद में कुछ लोग धरना दे रहे हैं। एक गाजीपुर चौक पे रोड के ऊपर लंबे अरसे से किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, जो अपनी कुछ मांगे हैं, जो कृषि की समस्याओं से जुड़े हुए सवाल हैं, एमएसपी वगैरह लागू कराना। तो ये गाजीपुर चौक पे धरना दे रहे हैं रोड के ऊपर लोग, किसान लोग। वहाँ पे एक घटना घटी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे पहुँचे अपना झंडा बैनर लेके। ये बात मैंने राकेश टिकैत के वीडियो से मेरे को पता चला कल, कि वहाँ कुछ लोग उस पे धरना स्थल पे पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो झंडा बैनर लेके जो पहुँचे थे। आज एक खबर मुझे मिली कि किसानों ने वाल्मीकि समाज का अपमान कर दिया है। मैं साथियों से एक अपील करना चाहता हूं कि ना तो वाल्मीकि समाज का भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना होता है, ना भारतीय जनता पार्टी का वाल्मीकि समाज से कोई लेना। तो मैं दो बातें आपको बताई हैं कि ना तो वाल्मीकि समाज का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को वाल्मीकि समाज से कोई लेना देना है। प्रत्येक जाति के जो लोग हैं वो किसी भी पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में, सामाजिक संगठन में कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो चंद लोग कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो पूरे समाज की ठेकेदारी लेना ये कहीं तक उचित नहीं है। इसका मैं खंडन करता हूँ। जो लोग किसी भी जाति को लेके और चार लोग अगर किसी पार्टी में जुड़ जाते हैं और वो पूरे समाज का अपमान उसमें कहते हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उन्होंने मंच पे आके अपने झंडा बैनर लगा दिए, अपना मंच कब्जा लिया, वहाँ स्वागत कर रहे हैं, वहाँ तालियां बजा रहे हैं। उस चीज़ का मैं भी विरोध करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को अगर वहाँ भेजा भी प्रतिनिधि बना के, तो कुछ उच्चाधिकारी भेजने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री परिषद है उसके प्रतिनिधि वहाँ जाने चाहिए थे। वो ना जाके ये कौन सा एक खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी कि वाल्मीकि समाज के लोगों को अपना प्रतिनिधि बना के या पद दे के और वहाँ पे किसानों के पे धरना पे जो भेज रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि हम भी किसानों के साथ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी इस जाति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जाति की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग जिस संगठन में काम करते हैं, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ काम करता है, पूरे भारत का जो आदिवासी मूल निवासी समाज है वो काम करता है। इसलिए हम जाति से बाहर निकल के हम संविधानवादी लोग हैं, और संविधान किसी जाति धर्म वर्ग को नहीं मानता। और समतामूलक राष्ट्र के आधार पे वो चलता है। तो जब समतामूलक राष्ट्र के आधार पे चलता है, दूसरा हम एक आदिवासी पहचान पे भी काम कर रहे थे लंबे अरसे से, जहाँ जातिहीन समाज की संरचना होती है। तो हम जाति वर्ग वर्ण को नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी जब बार बार कहीं सवाल आता है कि एक कोई भी व्यक्ति पूरी जाति का जब ठेकेदार बन जाता है, तो कहीं तो ऐसे सवाल फिर उठ के आते हैं कि फिर मेरे जैसे आदमी को आना पड़ता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं हैं। हम उस किसान के साथ खड़े हुए हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जो MSP के लिए लड़ रहा है। उसके ऊपर मैं पहले भी बहुत सारी चर्चाएँ कर चुका हूँ। हमारे माननीय प्रधान लोक सेवक जी नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा करी थी कि किसानों को एक छूट दी गई है, वो अपना जो फसल है उसको कहीं पे भी मंडी में जाके बेच सकते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि मंडी में बैठा कौन है ठेकेदार? अडानी अंबानी बैठा हुआ है, रतन टाटा बैठा हुआ है। वो किसके आदमी है? वो उन्हीं के आदमी हैं। और अगर वो लोग अगर उसका MSP कम लगाते हैं, कम दाम लगाते हैं किसान का, और किसान उस समय मजबूर होता है कि उसको अपना फसल बेचना होता है, उसको कर्जा देना होता है, उस समय रामलाल गुर्जर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम बाबू गोडियाल साहब आपका स्वागत है। साथियों एक सेकंड के लिए मैं तो
जो कोई भी आदमी कहीं पे भी किसान अपना सामान बेच सकता है, ये सरकार कहती है। ठेकेदार किसके हैं? उनके हैं। अगर ठेकेदार अगर उसकी कम कीमत लगाता है, मान लो कह दे कि मैं 2 रुपये किलो गेहूँ खरीदूंगा, मैं तेरा चना 1.5 रुपये किलो खरीदूंगा, तो किसान क्या करेगा? क्या अपना चना और गेहूँ क्या वापस लेके जाएगा? अगर वापस लेके जाएगा तो जहाँ उसने कर्जा लेके जो बीज से जो अपनी खेती को जो उपजाया था, उसका पैसा जो उधार का है, जिसको वादा करके वाया, उसको वापस नहीं दे पाएगा। और मजबूरी में या तो उसको 1.5 या 2 रुपये किलो बेचना पड़ेगा, या फिर सामान को वापस ले जाना पड़ेगा। अगर वापस ले जाएगा तो उसका जो किराया है वो भी नहीं निकल पाएगा, जिस ट्रकों में सामान भर के लाया वो मंडी में बेचने के लिए। और फिर उसके पास कोई कोल्ड स्टोर नहीं है जहाँ पे वो सामान को इकट्ठा करके रख सकता है, तो उसका सामान सड़ जाएगा। इसके लिए भारतीय संविधान में कृषि को उद्योग बनाने के लिए FCI बनाया गया, फूड सप्लाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसका प्रावधान किया गया भारत के संविधान में। उसके लिए एक कंपनी भी बनाई गई सरकारी, जिसको FCI बोलते हैं। उस FCI की ड्यूटी बनती है कि वो कृषि को खरीदेगी। ये डायरेक्ट ये सरकार का वो है, ये कंपनी FCI जो है वो कृषि को खरीदेगी और फिर अपने गोदाम में रखेगी, फिर सरकारी दुकानें खोलेगी। एक अलग से एक विषय है जिसके ऊपर मैं लंबे अरसे से विस्तार से बताता आया हूँ। फिर कभी इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा कि किसान क्या चाहता है और सरकार। साथियों, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। खैर कोई बात नहीं, अगर मैं मैसेज नहीं डालता हूँ, मैं लाइव आऊँगा तो मेरा नेटवर्क कम चलता रहता है। अब मैंने मैसेज डाल दिया था कि मैं 12 बजे लाइव करूँगा, तो मेरा नेटवर्क बार बार गायब हो जा रहा है। खैर ये कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात फिर भी आपके सामने कहूँगा। साथियों, हमारे पास कृषि नहीं है, हम भूमिहीन लोग हैं, लेकिन जो सामान हम खरीदते हैं वो उसी कृषि की पैदावार है। अगर किसान का अनाज ठेकेदार खरीदेगा, 2 रुपये किलो खरीदेगा, और वो ठेकेदार उसको 50 रुपये बेचेगा, तो जो 50 रुपये जो खरीदूंगा वो मैं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास खेत नहीं है। इसलिए किसान से ज़्यादा मुझे ज़रूरत है उसकी MSP की। मुझे ज़्यादा ज़रूरत है FCI जो है, फूड सप्लाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो ईमानदारी से काम करे। सरकार उसको निष्क्रिय जो बिठा रखे हैं उन लोगों को ड्यूटी दे। तो साथियों, मैंने अभी कह रहा था FCI को कंटिन्यू किया जाए, सक्रिय किया जाए। वो किसान की फसल को डायरेक्ट खरीद के लाए, गोदाम में रखे, सरकारी दुकान खोले और MSP के ऊपर एक रेट फिक्स करे कि चना किसान से इतने रुपए किलो खरीदना है, गेहूं गन्ना इस रुपये खरीदना है, सरसों इस भाव खरीदनी है। अभी आप देख रहे हैं 250 रुपये किलो सरसों का तेल बिक रहा है, और जब किसान से सरसों खरीदी गई थी तो क्या भाव खरीदी गई थी आप अंदाजा लगाइए। चीनी क्या भाव बिकती है? 40 रुपये किलो। किसान का गन्ना क्या भाव खरीदा जाता है जिससे चीनी बनती है? उस पर कितनी लागत आती होगी चीनी बनाने के लिए? उसको सरकार पारदर्शी नहीं रखती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं हैं, ना हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि ये जो नीति बनाते हैं अभी इन्होंने साथियों क्षमा चाहता हूँ, नेटवर्क वास्तव में मेरा ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। हम इसलिए कांग्रेस और BJP के साथ नहीं हैं साथियों, क्योंकि ये लोग जब से अंग्रेज भारत से गया है, सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में रही है, और इनके हाथ में सत्ता रहने पर इन्होंने अरबों खरबों रुपए के घोटाले जो कर रखे हैं। और जैसे कोई घोटाला उजागर होने वाला होता है, सरकारी संस्थानों को बंद करके निजीकरण ये लोग करते रहे हैं। नई भर्तियां इन्होंने नहीं करी, बैकलॉग नहीं भरा, 1931 के बाद में जातियों की जनगणना नहीं करवाई, इसलिए लोगों में आरक्षण का फायदा लोगों में नहीं पहुंच पाया। जो भूमिहीन लोग थे उनको ज़मीन नहीं मिल पाई। जो इनका जो सरप्लस का जो एक्ट जो था संविधान में, उसको ख़त्म करके उसको बिल्कुल शून्य करके रख दिया। तो ये जब भी बदमाशी करते हैं और थोड़ा सा मेरे जैसे लोग जब रोड पे आते हैं, हाय हुल्ला मचाते हैं या पब्लिक को जागरूक करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां लेके आते हैं, कुछ और कभी नई नई बीमारियां आ जाती हैं। और आजकल बीमारी भी अंग्रेजी बीमारी आ रही है, हिंदी बीमारी भी नहीं आ रही जिसको समझा जा सके। कभी आतंकवादी हमला कर देते हैं, अचानक से अभी 2-4 दिन से फिर आतंकवादी हमला कर रहे हैं। कभी चाइना वाले करते हैं, कभी पाकिस्तान वाले करते हैं। फिर अचानक से इनके जब मुद्दे होते हैं इनके पास में,
जब यहाँ कोरोना चल रहा था तो वो लोग भी हमला नहीं कर रहे थे, शायद वो लोग कोरोना से डर रहे होंगे इसलिए हमला उन्होंने नहीं किया। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होता गया, अखबार में, टीवी में कोरोना की खबरें आनी बंद हो गई, तो फिर आतंकवादी आ गए अचानक से। आतंकवादियों को भी ये बड़ा मज़ा तब आता है हमारे देश पे हमला करने में जब यह बीमारी वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। तो बीमारी के नाम, पहले अंग्रेजी की बीमारी आती थी कांग्रेस के समय में, कभी डेंगू आया, कभी स्वाइन फ्लू आया, कभी बर्ड फ्लू आया, ये नई नई बीमारियाँ, अंग्रेजी बीमारियाँ। अब जो आ रही है वो कोविड-19 उसको कह रहे हैं, जिसको कोरोना बीमारी कह दिया। कोरोना का कोई कीटाणु तो पकड़ा नहीं गया अभी तक, जैसे डेंगू। कांग्रेस वाले जो बीमारियां लेके आते थे साथियों, उन बीमारियों के कीटाणु पकड़ लेते थे। वो थोड़े से चालाक लोग थे, समझदार लोग थे। लेकिन जब से ये कोरोना आया है, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये उस कोरोना के मच्छर को, कीड़े को, या जो भी रहा होगा वायरस, वो उसको पकड़ नहीं पाए आज तक, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं है अभी तक। और वैक्सीन लगाई जा रही है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिस कीटाणु को नहीं पकड़ा गया उसका किस तरीके से इलाज हो सकता है वो नहीं अभी तक समझ में आया है, और वो वैक्सीन लग रही हैं। और एक नई चीज़ सामने निकल के आई साथियों, जिसको हम, ये एक नया नाम, डेल्टा अल्फा बीटा गामा। जो डेल्टा अल्फा बीटा गामा जैसे ये जो मैथ के संकेतित शब्द भी होते हैं, जो किसी भी चीज़ को विभिन्न विभिन्न प्रकार से जो बांटने में जो काम आता है, वो वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। गणित के कुछ सवालों में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रीक अक्षर भी कहा जाता है। जो ग्रीक अक्षर होते हैं, जिनका इस्तेमाल चीज़ों का वर्गीकृत करने में किया जा रहा है, और ये लंबे समय से किया जाता है। गणित में ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ चिन्ह होते हैं जिसको गणित में हम लगाते हैं, डेल्टा अल्फा बीटा गामा ऐसे करके पढ़ाते हैं टीचर्स लोग। अगर आपको होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या है। खैर, ये नई नई बीमारियां जिनके बारे में देश के किसी भी आदमी को जानकारी नहीं है, अभी आ रही हैं। कोरोना नहीं रह रहा है तो ये डेल्टा अल्फा बीटा गामा आ गई है। इससे तुरंत पहले अभी एक और बीमारी आई थी, आपने देखा होगा, जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। ब्लैक फंगस आई थी 2-4 दिन के लिए, अब वो ब्लैक फंगस गायब हो गई है। वाइट फंगस आ गया था, येलो फंगस आ गया था उसके बीच में। क्योंकि ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, ये तो हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारे भारत की, उसको स्पष्ट करना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, क्या कारण है। लेकिन वो इसमें पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं। हम लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं हैं, हम कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि कांग्रेस बदमाशी कर रही थी। वो नए नए घोटाले कर देना, भूमिहीनों को भूमि नहीं देना, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद पे कानून नहीं बनाना। अगर कानून बन गए होते, ये कांग्रेस ने भी बदमाशी करी है। कभी जीएसटी लेके आए, कभी एफडीआई लेके आए, कभी एलपीजी लेके आए। लोगों को ये पता ही नहीं अंग्रेजी नामों का, एलपीजी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ये सब पता ही नहीं है लोगों को। जब और लोग अंग्रेजी में नाम बोलते हैं, इसका अंग्रेजी में नाम बोलते हैं लोग, तो उन लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि ये कौन से अंग्रेजी नाम है, उसको हिंदी में बताया नहीं जाता है। ये लोग इतने चतुर हैं कि देश के लोगों को साक्षर बनाने के लिए सिर्फ अक्षर ज्ञान कराते हैं कि अंगूठा लगाने की जगह वो इसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ मताधिकार, प्रौढ़ शिक्षा अधिकार, प्रौढ़ शिक्षा अधिकार ये आंदोलन चलाते हैं। उसमें बूढ़े लोगों को भी पढ़ाना है, सिर्फ अपना नाम लिखना सीख जाए। और फिर उसके सामने एफडीआई, जीएसटी, इस तरीके के शब्दों को आप इस्तेमाल करते हो। अब एफडीआई आ गया, अब जीएसटी आ गया, अभी अल्फा बीटा गामा आ गए, अभी कोरोना आ गया। तो इन चीज़ों को वो बेचारा समझ ही नहीं पाता है कि ये कौन सी बीमारियां हैं, क्या है, ये हो क्या रहा है। या आदमी की समझ में नहीं आ पा रहा है कि देश में हो क्या रहा है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, कांग्रेस ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। हम लोगों को लगा कि कांग्रेस को हटा देना चाहिए, दूसरे लोगों को ले आए। तो ये लोग बड़ी दुहाई देते थे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। तो हम लोगों ने, देश के लोगों ने क्या सोचा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आते हैं। ये बिल्कुल ईमानदारी की बात करते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बात करते हैं अपने आप को। हम तो राष्ट्र के स्वयंसेवक हैं, इसलिए हम संघ में काम करते हैं, हम देश का उद्धार करेंगे। तो हम लोगों ने, शायद भारत के लोगों ने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में ले आते हैं। लेकिन जैसे ये लोग, जब भाजपा वाले सत्ता में आए तो इन्होंने एक नई बीमारी को जन्म दिया, हिंदुत्व। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आ गए हैं भगवाधारी, रात तिलक की करो तैयारी, इनके लोग नारे लगाते हैं। तो आपके बीच में कि जब भारतीय जनता पार्टी आई तो ये हिंदुत्व का एजेंडा लेके आए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को। आगे भगवाधारी, रात तिलक की करो तैयारी। ये इन्हीं की संस्था के लोग ये नारे लगाते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आज नहीं है, हम कांग्रेस के साथ भी आज नहीं है। हम लोग नया कुछ विकल्प चाहते हैं भारत में। और नया विकल्प कौन सा होना चाहिए? जो संविधानवादी होना चाहिए, जो संविधान के किसी भी आर्टिकल को खाली ना छोड़े, उसके ऊपर कानून बनाए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कानून बनाना नहीं आता है। ये क्या है, भारतीय संविधान के साथ में कबड्डी खेल रहे हैं लोग। 70 साल से भी ज़्यादा हो गए इन लोगों को। आपकी चौथी पीढ़ी आ गई है, आपको मालूम है। 70 साल में चौथी पीढ़ी तक आ जाती है। आप भी सहन कर रहे हो, और ये लोग तो अनीति करते ही आ रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं संविधान के साथ में। इन्होंने आज तक कृषि को राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा नहीं दिया। इन्होंने कंपलसरी एजुकेशन को नहीं बनाया, आर्टिकल 45 को, अनिवार्य शिक्षा जिसको बोलते हैं। आर्टिकल 45 पर अनिवार्य शिक्षा नहीं बनाई, कोई कानून ही नहीं बनाया। अगर बना देते तो यहाँ करोड़ों बच्चे जो भीख मांग रहे हैं सड़कों पे, वो नहीं होते। इन्होंने आर्टिकल 17 पे जो कानून बनाया, अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बदमाशी करी। जनरल कास्ट का आदमी अगर किसी शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार करे तो 2 जनरल कास्ट के लोगों को उसमें गवाही ठहरा दिया कि जब तक जनरल कास्ट के 2 आदमी उसमें गवाही नहीं देंगे, जब तक वो केस माननीय नहीं होगा। तो बदमाशी हो गई कि जो बलात्कार करता है, जो हत्या करता है, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी जनरल हत्याएं करता, तो सभी लोग गुंडे नहीं हो सकते हैं, सभी बदमाश नहीं होते हैं। किसी भी जाति में, किसी धर्म में, किसी वर्ग में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सभी हत्याएं बलात्कार नहीं करते। लेकिन अधिकतर जो बलात्कार जो होता है वो उनका होता है, असहाय लोगों का होता है। और असहाय कौन है यहाँ पे? जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अति पिछड़ा वर्ग है, ये असहाय लोग हैं। इनके साथ में दिक्कत आती है। तो अगर इनके साथ छुआछात होती है, अनटचेबली होती है, अगर कोई सरपंच बन जाए, कोई महिला या पुरुष शेड्यूल कास्ट का, उसको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता, बारात नहीं निकलने देते, घोड़ी से उतार देते हैं। क्या अभी एक सड़क बन रही थी, अभी आज एक वीडियो में देख रहा था, कुछ महिलाएं खड़ी है, उससे पूछा जा रहा था क्यों खड़ी हैं, कहते कि यहाँ तक, जहाँ तक जनरल कास्ट के लोगों के घर थे वहाँ तक सड़क बन गई है। अब जहाँ हमारे जो गाँव आता है, हमारा जो गांव है शेड्यूल कास्टों का, वहाँ के लिए आगे सड़क को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। सड़क बनवाने के लिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी उसमें होती है। और ये लोग क्या कर, साथियों एक्चुअल में क्या है, मेरा नेटवर्क ज़्यादा गड़बड़ा रहा है। मैं ये, अगर आप लोग भी जुड़ेंगे तो मैं रात को 9 बजे फिर मैं एक बार लाइव कर सकता हूँ। शायद नेटवर्क की दिक्कत आ रही होगी, नहीं तो मैं आपसे बहुत सारी गंभीर बातें करना चाह रहा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है वीडियो फिनिश करना पड़ेगा। और ये चर्चा आपके साथ में, आप लोग काफ़ी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं साथियों। आज का विषय ये था कि जो गाजीपुर में जो किसान जो धरने पे बैठे हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग गए। वहाँ से एक लड़के का वीडियो मैंने देखा, वो अपने आप को कह रहा है कि हम वहाँ पे गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी का है। आज अखबार में छपा, राष्ट्रीय सहारा में, कि वाल्मीकि समाज का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे साथ गलत किया किसानों ने। ये कहना चाह रहा हूँ साथियों कि हम किसानों के आंदोलन में लगातार गए, बार बार गए। वाल्मीकि समाज के लोग भी उस संगठन में शामिल होके गए, बहुत सारे लोग गए। उन्होंने कभी किसानों ने अपमान नहीं किया, उल्टा इज्जत दी, सम्मान दिया। क्योंकि ये लड़ाई, अभी मैं बता चुका हूँ, ये हमारी भी है, पूरे देश के लोगों की जुड़ी हुई है।
कृषि से पूरा देश जुड़ा हुआ है, आप लोगों को मालूम है। तो ये कोई भी आदमी वाल्मीकि समाज की ठेकेदारी ना ले, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पूरी वाल्मीकि जाति नहीं है। 2-4 लोग कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो 2-4 लोग किसी भी जाति के ठेकेदार नहीं होते हैं। ये अगर उनकी कोई लड़ाई भी हुई है, अगर अपमान भी किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का किया है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। और अगर पीड़ित लोगों के पास अगर जाओगे तो वो अपमान भी सहन करना पड़ेगा। इतनी क्षमता हमें रखनी चाहिए। पहली बात तो उच्चाधिकारी जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है ये जानबूझ के नाटक किया जा रहा है। ये जाट वर्सेज वाल्मीकि का झगड़ा कराना चाहते हैं। मैं अपने वाल्मीकि भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि जो कृषि एक्ट है, कृषि कानून है, वो हमारे भी हित में है। हमारे आपसी जातीय मतभेद हो सकते हैं, जाट कहीं कहीं पे जाट और वाल्मीकि की लड़ाई हो सकती है, बिल्कुल होती भी रही है। यादव और वाल्मीकि की भी हो जाती है, चमार और धानक की भी हो जाती है, धोबी और वाल्मीकि की भी हो जाती है, कुम्हार और लोहार की भी लड़ाई हो जाती है, खटीक और चमार की लड़ाई भी हो जाती है। बहुत सारे लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो तथागत गौतम बुद्ध के समय से चला आ रहा है। वहाँ पे शाक्य और कोरिय वंश की जो लड़ाई थी पानी के ऊपर, और उसके नाते उन्होंने अपना गृह त्याग तक करना पड़ा था सिद्धार्थ गौतम जी को। तो ये लड़ाइयाँ आज से नहीं चल रही है, लंबे अरसे से चलती हैं। जहाँ अधिकारों की बात आती है, थोड़ी बहुत दबंगता की बात आती है, जातीय उत्पीड़न होता है, मैं बिल्कुल कहता हूँ। जहाँ ज़्यादा बाहुल क्षेत्र है वहाँ जातीय उत्पीड़न होता है, लेकिन ये दूसरा मसला है। लेकिन जो कृषि का जो ये कानून है, ये सबके हित में है, मेरे भी हित में है। अगर मैं भी रोजाना की कोई चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो कृषि से जुड़ी हुई है। फूड सप्लाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जब तक ईमानदारी से किसान की फसल को खरीद के और गोदामों में नहीं रखेगी, सरकारी दुकानें नहीं खोलेंगी, ये कृषि एक्ट पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए हम किसानों के साथ हैं साथियों, और कोई भी वाल्मीकि समाज की ठेकेदारी ना ले। वाल्मीकि समाज का कोई अपमान नहीं हुआ है। हम जाट, गुर्जर, यादव, अहीर, कुमार और ये जितना भी हमारा आधर्मी, थोड़ा भंगी, बुरार, बटवाल, बोरिया, बावरिया, रेगड़, रायगढ़, रामदासी, रविदासी, चनार, डागी, रेन, डिग्गी, डूमना, डामना, महासा, भेड़कूट, सांसी, सपेरा, सिकलीगर, ऐसी बहुत सारी जो जाति है, महतो है, लोहार है, कश्यप है, मीणा है, हल्दी हो, ये सारी जो जातियाँ हैं, मैं बहुत सारी जातियाँ आपको बता सकता हूँ। 6743 जातियाँ हैं। ये सब एक माँ बाप के औलाद हैं, सब हम भारतीय हैं। हमारी यही एक पहचान है, भारत के हैं। और हमारे जो जातीय जो मतभेद हैं, हम इनको आपस में बैठ के कभी भी ठीक भी कर सकते हैं, और नहीं है तो जहाँ जहाँ उत्पीड़न होगा वहाँ हम लोग उनको जवाब भी देते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आवाम संघ से शंकर लाल खेरालिया आदिवंशी, हम लोग अभी मिशन 2024 चला रहे हैं साथियों। उसमें आप लोगों की बड़ी ज़रूरत है। हम मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण, ये हमारा मिशन है। इसमें आप हमारे साथ में सहयोग करेंगे तन मन धन से। हम इस देश को किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के नाम पे राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम इसको संविधानवादी राष्ट्र बनाएंगे, जिसमें शिक्षा एक समान होगी, कृषि का राष्ट्रीयकरण हम लोग करेंगे, और बहुत सारे मुद्दे हमारे हैं, उसके ऊपर मैं फिर कभी आपके साथ चर्चा करूँगा। अभी आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आपने मुझे सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो अभी गाजीपुर में जो हुआ है, वो जाट और वाल्मीकि की लड़ाई नहीं है, वो किसान और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, ना कि वाल्मीकि समाज के थे। वाल्मीकि समाज का उल्टा, मैं बता रहा हूँ आपको, वाल्मीकि समाज का अपमान नहीं हुआ है, उल्टा वो लोग वाल्मीकि समाज का अपमान कर रहे हैं, जो जाति के नाम पे वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जाके सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम मिशन 2024 में संविधानवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जिसमें हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगा। तो इसका मतलब वो लोग गद्दारी कर रहे हैं समाज के साथ, और फिर वाल्मीकि समाज की ठेकेदारी लेते हैं। मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करता हूं, जो ऐसे वक्त में कांग्रेस और भाजपा का जो साथ दे रहे हैं, जब देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है 2024 में, नई संसद बन रही है दिल्ली में, संविधान को हटाने की बात हो रही है। वो कहते हैं 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। आज भी अगर जो ऐसी पार्टियों को सहयोग कर रहे हैं, वो वाल्मीकि जाति के या किसी जाति के नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों का हम भी बहिष्कार करते हैं, आप भी बहिष्कार करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, हो सकता है तो रात को। सभी साथियों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और जय भारत, जय संविधान। मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन में आप सहयोग करेंगे।
हमारी लड़ाई भाजपा, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी लोगों से है जो इसको किसी मजहब या धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाएगा। ये संविधानवादी राष्ट्र जो लोग बनाएंगे हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। और आपसे अपील करता हूँ, अगर ये वीडियो शेयर कर देंगे तो आप लोगों का बड़ा सहयोग हो जाएगा। जय भारत, जय संविधान।